मुझे ना क्लास के ख़त्म जैसे ही करते हैं ना, ज़रा एक दफ़ा याद करवा देना, मैं फिर वो कर देता हूँ। चलें जी। 8th हम लोगों ने प्रॉपर्टी बेटे आज पढ़नी है, वेव्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। और वेव्स वाले टॉपिक में बेटे हमारे पास इनकी 8th जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ में बात आ जाती है, दैट इज़ ग्राफ्स इनके आ जाते हैं वेव्स के। ग्राफ्स में हमारे पास बेटे दो तरह के ग्राफ्स होंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ्स। एक बेटे जो हमारे पास ग्राफ्स हैं ये हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ्स। इन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ्स में हम लोगों ने जो बेटे पॉइंट ज़हन में रखना है वो ये कि ये बेटे हमारे पास इस तरह से ग्राफ है, इस तरफ डिस्टेंस है एंड बेटा इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। अब ये जो वेव इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, इस वेव के लिए ये चीज़ का मुझे ख्याल रखना है कि ये जो वेव्स हैं इनकी ये जो वर्टिकल हाइट है फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड। और ये जो विड्थ है, विड्थ किसे शो करेगी अबू बकर? वेवलेंथ सर। वेवलेंथ। इस केस में ये बेटे हमारे पास वेवलेंथ होएगी। इसका मतलब ये है कि व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज कि ये जो बेटे ग्राफ्स हैं ये हमें एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है, एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह से मेरे बेटे हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ्स आ जाती है इन्हें हम लोग कहते हैं दीज आर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स। ये हमारे पास वेव्स के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हैं। इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स में सेम इसी तरह से जो हम लोग बात करते हैं वेव्स की, इस तरफ बेटे एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। अब इसी तरह से बेटे यहाँ पे ये जो इस तरह से पोर्शन है वेव का, अब यहाँ पे फिर से दोबारा से ये वर्टिकल हाइट किससे रिप्रेजेंट करेगी जोहा? एम्पलीट्यूड को सर। एम्पलीट्यूड। और बेटे ये विड्थ किससे रिप्रेजेंट करेगी जोहा? वेवलेंथ। वेरी गुड। आपने मेरी बेटी बिल्कुल गलत जवाब दिया ये वाला। आपके अलावा सर कोई टाइम और बच्चा? पीरियड। टाइम पीरियड को, क्योंकि अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेरे बच्चे हमारे पास टाइम है, तो टाइम ऑफ वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। गॉट इट? ओके सर। इसका मतलब ये है कि बेटे ये जो ग्राफ्स हैं इन ग्राफ से हमें एम्पलीट्यूड पता चल रहा है एंड अलोंग विद एम्पलीट्यूड दैट व्हाट वी कैन फाइंड इज टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। तो बात की समझ आई है बच्चों आप लोगों को कि नहीं? जी, एनी इशू? जी हनान, कोई बेटा मसला? नहीं सर। नो सर। शाजिल आप बेटा? नो सर। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद बेटे प्रॉपर्टी नंबर 9 आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं फेज। फेज हमारे पास सिलेबस का अब पार्ट नहीं है, ठीक है। सर फिर पढ़ क्यों रहे हैं हम? वही मैं मैं पूछ बेटा रहा था। पढ़ाने नहीं लगा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक आधी बात जरूर आपको बतानी है, क्योंकि वो इससे जो अगली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़नी है वेवफ्रंट्स वाली, उसे समझने में हेल्प करेगी, ओके ओके। ठीक है।
तो मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़ बेटे ऑप्शनल है, ये ना भी पढ़ें तो अब सिलेबस में नहीं आएगी, ठीक है। तो फेज बेसिकली बेटे हमारे पास होता है एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन अ वेव, किसी भी वेव के ऊपर जो बेसिकली उसकी एंगल डिस्क्रिप्शन है ना, उस एंगल डिस्क्रिप्शन को हम लोग वेव कहते हैं। आप मेरे बच्चे ये चीज ध्यान में रखेंगे कि बेटा हमारे पास जो वन वेव होती है बेसिकली ये हमारे पास वन वाइब्रेशन होती है, या हम लोग इसे मेरे बेटे वन ऑसिलेशन भी कहते हैं। वन वेव इज ऑल्सो कॉल्ड वन ऑसिलेशन। तो क्या वन ऑसिलेशन हमारे पास ये अगर एक पॉइंटर है, इस पॉइंटर की ये राइट एंड लेफ्ट जो मूवमेंट है इस पॉइंट की अपनी लेफ्ट और राइट मूवमेंट एम पॉइंट से, क्या जब ये ए से बी आए और बी से वापस ए पे आए तो क्या मुझे बताएं वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी ना? जी। इसी तरह से एक वाइब्रेशन मेरे बेटे सर्कल में भी डिस्क्राइब की जा सकती है। सर्कल में भी अगर ये पॉइंटर पी जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए उधर ही वापस आ जाए तो इसे भी वन वाइब्रेशन ही कहते हैं। तो क्या आप लोगों में से मुझे मेरा कोई स्टूडेंट ये चीज बता सकता है कि बेटे एक सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360 मेरे बेटे। तो फिर इस बात का मतलब ये है कि अगर सर्कल एक वाइब्रेशन है तो एक वाइब्रेशन का भी टोटल एंगल बेटे 360 होएगा और एक ऑसिलेशन का भी टोटल एंगल 360 है। इसका मतलब एक वेव को भी टोटल 360 डिग्री में डिस्क्राइब किया जा सकता है। सर 180 दो बार ही ना, 180 टाइम्स डायगोनली। जी। अच्छा। सिर्फ वेव का सर्कल से क्या कंपैरिजन है? सर्कल से नहीं बेटे कंपैरिजन, मैं बेसिकली जो चीज समझाने लगा हूं, इसे देखिएगा। यहाँ पे ये बेटे मैंने बताया है कि एक वेव जो है, बात मेरी बेटी बताने का मकसद क्या था इस बात को जरा सुनिएगा। बात बताने का बेटे मकसद ये था कि ये मेरी बेटी हम लोगों ने एक वेव ड्रॉ की है। एक वेव जो है हमारे पास, एक वेव ये एक वाइब्रेशन है और एक वाइब्रेशन बेटे हमारे पास एक सर्कल भी होता है। तो एक सर्कल का एंगल 360 है तो हमारे पास वाइब्रेशन का एंगल भी 360 है और वेव का एंगल भी 360 है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बेटी हमारे पास वेव जो है ये हमारे पास कंप्लीट होती है टोटल 360 डिग्री में और आधी वेव होती है 180 में। और ये बेटे इसका क्रस्ट जो है ये 90 डिग्री पे होता है और बेटे जो ट्रफ है, ट्रफ पे बनने वाला एंगल 270 डिग्री होता है। बात समझ आ गई? यस सर। जी जी। आपने ये जो पॉइंटर वाली बात बताई थी वो तो इस हम्म। तरह से मूव नहीं ना कर रहा, वो तो राइट एंड लेफ्ट मूव कर रहा है, उसका एंगल भी 360 होगा। बेटा उसका एंगल भी 360 है, एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंटर जो भी है अगर वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है तो वाइब्रेशन का एंगल 360 डिग्री है। ओके। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, मैं ये कहता हूँ एक बेटे ये वेव है और दूसरी बेटे ये रेड वेव है, तो क्या दोनों के ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं हमारे पास दोनों के दोनों पॉइंट्स इस वर्टिकल लाइन में आ रहे हैं, हाँ जी। मीट कर रहे हैं ना? जी जी। इसका मतलब यह है कि ए और बी पॉइंट्स जो हैं ये मेरा पुत्र हमारे पास बेसिकली इन फेज पॉइंट्स हैं। इन फेज पॉइंट्स का मतलब यह है कि जिनका एंगल सेम होता है। इन फेज पॉइंट्स का मतलब क्या है? जिनका एंगल क्या होता है? सेम होता है। बात की समझ आ गई? जी। तो फिर 10वां पॉइंट अब समझना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि वहाँ यहाँ पे फिर अब सर नहीं खपाना पड़ेगा, जिसे बेटे हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट बेटे आप लोगों के पास एक ऐसी इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है, एन इमेजिनरी लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है सर्कुलर भी हो सकती है, एन इमेजिनरी लाइन दैट joins the in phase points of waves। ये ऐसी मेरे बेटे हमारे पास इमेजिनरी लाइन है जो इन फेज पॉइंट्स ऑफ द वेव्स को मीट करवाती है।
इसका मतलब ये है कि ये बेटे जो मैंने ब्लू वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ये ब्लू वाली लाइन बेसिकली वेव फ्रंट है, क्योंकि ये हमारे पास इसके जो हमारे पास आ जाते हैं इन फेज पॉइंट्स, उन्हें ज्वाइन करवा रही है। बात समझ आ गई? सर दोबारा समझा दें, नहीं समझ लगी। दोबारा मेरे बेटे मैं फिर से बताता हूँ। क्या मेरे बेटे ये ए और बी पॉइंट्स आपस में इन फेज हैं? जी सर। तो इन फेज पॉइंट्स को बेटे ज्वाइन करवाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम वेव फ्रंट है। ओके सर। ओके, जी सर। तो ये अब इन मुझे फेज ये पॉइंट बताएं, एक मिनट ठहर जाए जरा। अब मुझे बेटे ये एक चीज आप लोग बताएं, क्या क्रस्ट वाला पॉइंट ट्रफ वाले पॉइंट के साथ इन फेज हो सकता है? यस। कैसे होगा? नो। नो, क्योंकि दोनों नो। का एंगल ही नहीं सेम है। जी सर। गॉट इट? इन अगर सर फेज वेव फ्रंट एक दफा फिर समझा देते हैं। वेव फ्रंट मैंने बताया है बेटे, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो ज्वाइन करवाती है इन फेज पॉइंट्स को। सर ठीक है, एक दफा इन फेस पॉइंट भी समझा इन देते हैं। फेज पॉइंट्स का मतलब ये है कि जिनका बेटे एंगल सेम है, मतलब क्रस्ट के पॉइंट दूसरी वेव के भी क्रस्ट के पॉइंट के साथ इन फेज है, क्योंकि क्रस्ट का एंगल 90 होता है। ठीक है सर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाने वाली लाइन जो है बेटे, ये वेव फ्रंट है। सर क्लास कब तक चलेगी? बेटा जितना टाइम होएगा, आज ये चैप्टर खत्म करके उठना। ठीक। ठीक है, सर हमारी अगली क्लास है 4:10 पे। अच्छा चलें, बहरहाल ये चैप्टर खत्म होएगा तो क्लास खत्म होएगी, टाइम नहीं वेस्ट करें। जी समझ आई बेटा बात की? अब मैंने ये बताया है कि क्रस्ट का पॉइंट ट्रफ के पॉइंट के साथ इन फेज नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का एंगल ही डिफरेंट है। तो अब आप मुझे ये चीज बताएं, अगर यहाँ पे इसे कंटिन्यू करें तो क्या ये जो बेटे आप लोगों के पास पॉइंट्स हैं सी और डी, दोबारा से सी और डी इन फेज हैं? जी। तो क्या क्रस्ट से क्रस्ट तक डिस्टेंस जो है वो कितना होता है? लैम्डा। तो हमारे पास याद रखनी है ये बात आप लोगों ने, कि जो हमारे पास गैप बिटवीन टू वेवफ्रंट्स जो होता है, दो वेवफ्रंट्स के दरमियान में मेरे बेटे जो गैप होता है, उसे लैम्डा कहते हैं। इस लैम्डा, इसे मेरे बेटे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर होगी बात जी? चलें लास्ट पॉइंट इसका देखें। मुझे ये बताएं, क्या ये वेव्स किस तरफ को जा रही हैं? राइट साइड पे? ऐसे ही है। यहाँ किधर को जा रही होंगी? लेफ्ट साइड पे। तो क्या ये जो वेव मोशन है, वेव मोशन इन वेव फ्रंट्स के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। 90। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास, एक मिनट बेटे मैं दोबारा बताता हूँ कि वेव मोशन जो होती है इज राइट एंगल होती है, इज राइट एंगल टू वेव फ्रंट्स। किसी भी वेव सर की जो वेव मोशन है वो उसके बनने वाले वेव फ्रंट्स के हमेशा 90 डिग्री पे होती है। जी क्या आप सर पूछने लगे हैं? ए पॉइंट और सी पॉइंट आपस में इन फेज हैं। ए पॉइंट और सी पॉइंट इन फेज है, ये लाइन भी वेव फ्रंट हो सकती है। ओके। ठीक है, अच्छा जी। जोहा आपने कुछ पूछा था बेटा, क्या पूछा था? सर ये जो वेव फ्रंट्स होते हैं तो हम कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, सिर्फ उनके दोनों का आपस में एंगल सेम होना चाहिए। हाँ, एंगल बस सेम होना चाहिए। ऐसे भी हो सकते थे, ऐसे भी हो सकते हैं, सर्कल भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ओके। अच्छा जी, क्लियर होगी बच्चों बात ये? जी। तो बेटा फिर इस चैप्टर में हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डाइफ्रैक्शन ऑफ सर जो रिपल टैंक है वो वाटर हमारे वेव्स। अभी सिलेबस का पार्ट है। रिपल टैंक बेटे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बेसिकली ये जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं ये रिपल टैंक में ही आता है। सर उसकी डायग्राम तो लिखा हुआ था कि वो आ सकती है। नहीं 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 नहीं, उसकी डायग्राम नहीं,
रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन की डायग्राम आ सकती है। ठीक है। ठीक है, ओके यहाँ तक सर। बेटे बात की समझ आ गई? जी। अच्छा जी, अब जरा सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन। जब बात करेंगे बेटे रिफ्लेक्शन की, तो क्योंकि ये वेव्स हैं, तो वेव्स की बेटे हमारे पास स्पीड है, वेव्स की बेटे वेवलेंथ है, और वेव्स की बेटे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से बेटे वेव्स की वेलोसिटी भी तो होती है। वेलोसिटी और स्पीड में फर्क मैंने अबू बकर बताया था, आप बता सकते हैं क्या फर्क होता है? सर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड्स भी होते हैं और डायरेक्शन भी होती है, और स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेरी गुड मेरा पुत्र। इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही चीज है, और वो ये कि इसमें डायरेक्शन का फर्क है, कि इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। अच्छा जी, अब मैं ये कहता हूं कि सपोज करते हैं कि हमारे पास जो वाटर वेव्स थी, अच्छा एक चीज उससे पहले मैं बता दूं कि बेटे स्पीड, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा ऑल कांस्टेंट रहते हैं इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, बट ठीक है वेलोसिटी चेंज हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज होती है, लेकिन वी एफ और लैम्डा चेंज नहीं होता। ठीक है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज नहीं होते। अब इस चीज को देखें जी, मैं ये कहता हूँ जी कि ये वेव फ्रंट्स है। सर आपने उधर v भी लिखा हुआ है, फिर इधर लिखा हुआ वेलोसिटी चेंजेस, उधर लिखा हुआ बेटा कांस्टेंट। v स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को नहीं, इसीलिए वेलोसिटी पूरा लिख दिया मैंने। ओके। अच्छा जी, सर ये हमारे पास वेलोसिटी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से चेंज होगी। जी बेटा डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। ये मेरा पुत्र एक बैरियर है। अच्छा जी, ये वेव फ्रंट्स जो हैं, ये हमारे पास दे आर इंसिडेंट ऑन टू द बैरियर। ये बैरियर के ऊपर इस तरह से आके पुत्र फॉल कर रहे हैं। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इनके दरमियान में मेरा पुत्र ये जो गैप है, ये गैप पहले नंबर पे तो लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे नंबर पे ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो वेव मोशन है, ये वेव मोशन राइट एंगल टू द हमारे पास किसके होती है? राइट एंगल वेव फ्रंट्स के। नॉर्मल। अच्छा क्या नहीं। ये वेव फ्रंट्स के राइट एंगल है वेव मोशन? जी। इसका मतलब ये है कि जो मोशन है बेसिकली, ये मेरे पास इस केस में वेव फ्रंट के राइट एंगल पे है। अब मुझे क्या करना है, ये वाली जो पोजीशन जहां पे आके वेव्स फॉल कर रही हैं, यहाँ पे मैं डी रखूंगा इस तरह से। डी से मैं पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा। नॉर्मल आपको पता है 90 डिग्री पे होता है। तो बेटे ये वाला जो एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है, और इतना ही एंगल किसका होता है? रिफ्लेक्शन का। क्योंकि रिफ्लेक्शन के केस में इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बेटे जो वेव मोशन आएगी वो ये आ जाएगी। अब आप लाइट वाली रिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ करवाएं। ये आप लोगों के पास हो गई इंसिडेंट मोशन, एक्सक्यूज मी सर। और ये बेटे हो गई रिफ्लेक्टेड मोशन। एक मिनट बेटा। जी जी, आप पूछें जरा। सर हमने जो प्रोटेक्टर रखा है वो हमने उस पॉइंट पे रखना है जिस पॉइंट पे हाँ, जो जहां पे मोशन है आके वो फॉल वेव कर रही है, फ्रंट के इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर आता है। प्रोटेक्टर रखा है, ये इस पॉइंट पे। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बना देता है तो प्रोटेक्टर यहाँ पे रख लो। ठीक है। सर तो तो हमेशा भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल 45 ही आएगा। नहीं नहीं, अगर ये 30 है तो पुत्र ये भी 30, अगर ये 10 है तो ये भी 10। तो सर फिर वो राइट एंगल किस तरह बना रहा है? वही नॉर्मल राइट एंगल बनाता है बैरियर के साथ। नहीं आप देखें ना, ये जो इंसिडेंट और मोशन है और रिफ्लेक्टेड मोशन है, ये भी तो 90 का एंगल बना रहे हैं। वो ये तो वैसे डायग्राम मैंने ऐसी बनाई है कि बन गया, जरूरी नहीं है ये ऐसे हो। ओके सर। ठीक तो है अब इसके परपेंडिकुलर पुत्र ये वेव फ्रंट्स आ जाएंगे। सर। वो अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स फ्रॉम नॉर्मल क्या था? वो बेटा जब आएगा तो बताता हूँ। ठीक है, ओके।
अच्छा जी, तो ये बेटे हमारे पास इस तरह से ये वेव फ्रंट्स आ गए। तो अब हमें बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये वाला गैप और पहले वाला गैप इक्वल रखना है, क्योंकि लैम्डा सेम रहनी है। सर ये जो क्वेश्चन है P2 में आता है P4 में? P2 में, P4 में तो आता ही नहीं है, या P1 में आता है। चलो मैं आप लोगों को ना इसके कुछ सवाल जो है ना ये करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को ना बात की समझ आ सके। ठीक है, जैसे चलें एक आधी ना वर्कशीट इसकी डाउनलोड कर लेते हैं वेव्स वाले पोर्शन में। ठीक है, और आप लोगों को ना मैं वहाँ पे ले चलता हूँ। ये मेरे पास आ गई। हम लोग इसे इस तरह से करते हैं जी। ये मैंने इसमें पुत्र एक वर्कशीट ऐड कर दी है। वर्कशीट ऐड करके देखते हैं जी इसमें कोई सवाल है रिफ्लेक्शन वाला कि नहीं। चलो मैं इसी डायग्राम की बात करता हूँ। सपोज करें, मैंने सवाल नहीं पढ़ा अभी, मैं ये कहता हूँ सपोज करें जी ये क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो प्रोसीड कैसे करना है? प्रोसीड इस तरह से करना है, मैं सबसे पहले इनके वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर यहाँ पे वेव मोशन ड्रॉ करूंगा। ये इंसिडेंट वेव की मोशन है। ठीक है, अब मैं इस पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है यहाँ पे डी रखूंगा और डी से बेटे इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, सर तो जब आपको मैं, डी है नहीं, क्या इसके अंदर डी नहीं है आपके पास? इसके अंदर यार डी नहीं है, स्केल अवेलेबल है, डी नहीं है। ओके। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा पुत्र, यहाँ पे ये मैंने इस तरह से डी रखी है और डी से यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, तो ये वाला जो एंगल है, अब इस एंगल को मैं फाइंड करता हूँ। मैं कहता हूँ सपोज करें ये आ रहा है 40, तो जितना ये एंगल आया बेटे इतने ही एंगल पे इस साइड पे 40 पे आपने रिफ्लेक्ट होगा। इसकी रिफ्लेक्शन करवा देनी है। ओके। ठीक हो गया। अब जब आप लोगों ने बेटे इसकी रिफ्लेक्शन करवा दी यहाँ पे, तो इस रिफ्लेक्टेड के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट्स ड्रॉ कर देने हैं। और ये वेव फ्रंट जब बेटे आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इनका इसके साथ राइट एंगल होना चाहिए। तो दीज आर दी वेव फ्रंट्स। ठीक है जी। सर जब एक दफा हम कैंपसेस में आएंगे उधर भी करा देना ये। हाँ चलें, इसका पता है क्या करते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाले इसके जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे का सारा वेव्स वाला पोर्शन डायग्राम्स वाला है, लाइट वाला डायग्राम्स वाला है, तो जितने भी बेटे इसके सवाल है ना, इसके लिए एक प्रैक्टिस डे रख लेंगे एकेडमी में। तो आप लोग उस दिन टॉपिकल वगैरह ले आना। ठीक है, तो आप लोग उससे सवाल करना, मुझे करके दिखाना, मैं करेक्शंस करवा दूंगा। सर वापडा टाउन में भी? वापडा टाउन में भी कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक। दोनों कैंपसेस में एक दिन प्रैक्टिस डे रख लेंगे इसका। ठीक हो गया। अच्छा सर जी, सेकंड जी जी हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल के अकॉर्डिंग उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। जी जी बेटा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। Okay. सेकंड आ जाता है बेटा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के केस में हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास बेटे टू टाइप्स के रीजन होंगे। एक बेटे रीजन होएगा डीप और दूसरा रीजन जो होएगा वो होएगा शैलो। द फर्स्ट वन इज डीप रीजन एंड द सेकंड वन इज शैलो। या तो वेव्स डीप से शैलो आएंगी या तो शैलो से ये डीप जाएंगी। आप याद रखेंगे जब डीप से शैलो आएंगी तो बेटे स्पीड और वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज करेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इन ऑल केसेस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक सोर्स डिपेंडेंट फैक्टर है। जितनी देर तक सोर्स की वाइब्रेशंस को आप चेंज नहीं करवाएंगे उतनी देर तक फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आ सकता। और बेटे जब शैलो से डीप आएंगे वेवलेंथ और लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, सॉरी स्पीड और वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज करेगी। एक हार्ड एंड लैम्डा ही फास्ट हुआ रूल ना? याद रख लें, जब भी स्पीड ने डिक्रीज करना है उस केस में हमेशा वेव्स बेटे टुवर्ड्स ही नॉर्मल जाया करेंगी, और जिस केस में भी स्पीड ने बेटे इंक्रीज करना होता है उस केस में हमेशा ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाया करेंगी वेव। वो कोई भी वेव है, साउंड है, ठीक है, वाटर है, लाइट है, जब भी स्पीड ने डिक्रीज करना है आपने याद रखना है कि इन्होंने टुवर्ड्स ही नॉर्मल बेंड होना है, और जब बेटे स्पीड ने इंक्रीज करना है याद रखना है इन्होंने अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होना है।
सर ये फ्रीक्वेंसी हम खुद चेंज करेंगे जब तक कांस्टेंट ही रहेगी ना। जितनी देर तक फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज नहीं करना, इसने चेंज नहीं होना। और ये ठीक कैसे चेंज होएगी? सोर्स चेंज करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब होगा क्या? ये देखें बेटे जी, ये आप लोगों के पास इस तरह से ये कुछ वेव फ्रंट्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारे पास कुछ इंसिडेंट वेव्स हैं जो इस तरह से अगेन एक बैरियर पे आके फॉल कर रही हैं। ये जो बैरियर की लेफ्ट साइड है ये डीप रीजन है, मैं ये कहता हूँ इस तरफ शैलो है, और ये शैलो सॉरी डीप से शैलो जा रही है। पहला स्टेप हर केस में कॉमन है। आप लोगों ने बेटे राइट एंगल 90 डिग्री पे, ठीक है जी, सबसे पहले वेव मोशन ड्रॉ करनी है। ये इंसिडेंट मोशन है, ठीक है, इंसिडेंट वेव्स की मोशन इस तरफ है। अब ये गैप किसे शो करता है? लैम्डा को। लैम्डा वेवलेंथ। मैं क्या करूंगा बेटे, जिस पॉइंट पे फॉल कर रही है यहाँ पे अब डी रखूंगा, डी से मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करने जा रहा हूँ तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ जी कि यहाँ पे बेटे मैंने ये डी प्लेस की है और डी से उतर ये मैंने इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। दिस इज नॉर्मल। अब जब ये वेव्स डीप से शैलो में आ रही हैं तो होना ये चाहिए था कि ये जो वेव्स थी ये अपने इसी स्ट्रेट पाथ को कंटिन्यू रखती, लेकिन इन्होंने अपने पाथ को क्यों कंटिन्यू नहीं किया? क्योंकि डीप से शैलो में आ गई हैं, रीजन चेंज हो गया, तो ये स्पीड अपने कम हो इस गई। स्ट्रेट पाथ से टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर है, ऊपर की तरफ इस तरह से बेंड हो जाएंगी। ठीक है, ये इनका न्यू पाथ आ जाएगा। अगर तो ये इस तरह से ना होता तो ये अपने इस स्ट्रेट पाथ से, ठीक है, अगर ये शैलो से डीप आती तो ये नीचे को आ जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब इन्होंने अपने इस स्ट्रेट पाथ से या नॉर्मल वाली साइड पे जाना है या नॉर्मल से अवे जाना है। तो क्योंकि डीप से शैलो है इसलिए ये टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरह से बेंड हो रही है। सर टूवर्ड्स से नॉर्मल करते हुए हम लोग लाइक मेजर नहीं करेंगे, बस नहीं उसके नहीं, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक जी, है। और इसके बेटे परपेंडिकुलर ये वेव फ्रंट्स आपने ड्रॉ कर सर देने हैं। जी जी। अगर ये जो हमारा वेव मोशन है चेंज हम्म करके 90 डिग्री पे आ जाए, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए फिर नॉर्मल के फिर साथ हमारे पास बेंडिंग नहीं होएगी, वो स्ट्रेट जाएंगी, लेकिन वेवलेंथ को डिक्रीज शो करना है। नहीं, नॉर्मल के सर बिल्कुल ऊपर है। जी, नॉर्मल के बिल्कुल ऊपर आ जाए, मतलब पाथ चेंज हो चुका हुआ है उसका। इधर आ जाए, हाँ जी, नहीं बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर आ जाए। इधर आ जाए। हाँ जी तो बेटा इसके नंबर नहीं ना मिलेंगे, बस थोड़ा सा बेंड करवाना है कि उसे शो हो जाए कि बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है। उसने कौन से एंगल्स दिए हुए हैं? ठीक है। सर जी जी। जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने डी प्लेस करनी है, उसकी जरूरत तो नहीं है ना? हम सिंपली एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे जो 90 डिग्री बना ना रही हो। ना ना पुत्र, डी दी लोड है, डी के बगैर तो काम ही नहीं होएगा। इधर ओके, वेवलेंथ ठीक क्यों है। कम हुई है? वेवलेंथ क्यों कम हुई है? क्योंकि ये डीप से वेवलेंथ शैलो कम हुई जब आए हैं, डीप से शैलो लैम्डा कम हो जाती है। सर, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा अभी भी। ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे है। यहाँ पे एक सोर्स है, वाइब्रेटर है जो वाइब्रेट कर रहा है और ये वेव जनरेट कर रहा है। ठीक है। सर अगर वो बोले कि हमने सोर्स बदल लिया फिर? सोर्स बदल लिया है तो फिर बताएगा फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आया। फ्रीक्वेंसी में जो भी चेंज आएगा वो फिर से दोबारा, अगर पहले 5 है तो बाद में भी 5 ही रहेगा। ठीक है। अब जब रिफ्रैक्शन हो रही है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डीप रीजन वाली किसके इक्वल होएगी? फ्रीक्वेंसी शैलो रीजन वाली के। हाँ जी, कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? वी बाई लैम्डा। जी जी। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू स्पीड इन डीप ओवर वेवलेंथ इन डीप इक्वल आ जाएगा स्पीड इन शैलो ओवर वेवलेंथ इन शैलो रीजन। तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जाम में मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ओके। और ये अब फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है जब हमारे पास वेव्स रिफ्रैक्ट होती हैं, और रिफ्रैक्शन के केस में ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं होता। सर जी जी। सर ये जो हमने नॉर्मल के नीचे बेंड किया है शो कराने के लिए कि टुवर्ड्स द नॉर्मल है, ये हम ऊपर कर सकते हैं? ऊपर किधर? मतलब नॉर्मल के ऊपर। ओ नहीं नहीं, सिर्फ टूवर्ड्स करना है, ऊपर नहीं लेके जाना इसे। ठीक है। चले सर जी, आज के लिए बहुत है, अगली एकेडमी भी जाना है। जाओ आप।
मैं सर से बात कर रहा हूँ। आप जाओ। सर का लैपटॉप डेड हो गया। समझ आ गई है जी बात यहाँ तक? जी सर। चलें जी, इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, थर्ड एंड लास्ट है, दैट इज डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन है बेटे हमारे पास बेंडिंग अराउंड कॉर्नर्स। डाइफ्रैक्शन के केस में भी आपने याद रखना है वी एफ और लैम्डा, ठीक है, ऑल कांस्टेंट होते हैं, कोई चीज मेरे बेटे चेंज नहीं होती इनमें से भी। डाइफ्रैक्शन मींस के हमारे पास ये जो वेव फ्रंट्स हैं हमारे पास, जब ये एक कॉर्नर के अराउंड आएंगे तो ये बेटे कॉर्नर के अराउंड बेंड हो वेलोसिटी भी जाएंगे। सेम है, जी स्पीड वेलोसिटी दोनों। नहीं, वेलोसिटी तो चेंज होगी, ये एक बैरियर है, ठीक है। अब जब ये इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तो ये बेटे इसी तरह से ये इसके अराउंड इस तरह से बेंड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो बेंडिंग है अराउंड दी कॉर्नर्स, इस बेंडिंग को आप लोग क्या कहते हैं? डाइफ्रैक्शन। सर क्या हुआ है, ये जो पहले स्ट्रेट लाइन थी वो पास करके गई है इसके अंदर से, बैरियर में से। जी, तो ये बेटे इस तरह से बेंडिंग स्टार्ट होगी। ये मतलब ये चीज इधर समझ से नहीं गुजरा आ है रही। ना, ये वाला कॉर्नर है, जैसे दरवाजा नहीं होता, दरवाजे का कॉर्नर होता है, तो ये सपोज करें डोर है, पानी आ रहा है तो पानी इसके अराउंड ऐसे बेंड होना शुरू हो जाएगा, रिपल से बनने शुरू हो जाएंगे। सर पहले वाले वेव फ्रंट्स क्यों नहीं बेंड हुए? कौन से ये वाले? जी ये तो इंसिडेंट है ना, गुजरने के बाद ही बेंड होंगे कि पहले ही बेंड हो जाए? ठीक है। ठीक है, तो बेटे इसके लिए हमारे पास केसेस हैं। पहला केस ये है कि अगर वेवलेंथ जो है ये इक्वल या नियरली गैप्स बिटवीन बैरियर्स के, सर तो ये आपकी आवाज बैरियर, बहुत अटक रही है। ये बैरियर्स के गैप्स के बिन इन बिटवीन हुए, ठीक है जी, उसके ऑलमोस्ट इक्वल हुए, तो तब क्या करेंगे? ये वेव फ्रंट्स हैं। अब आप देखें इसकी वेवलेंथ जो है, मैं ये कहता हूं जी कि एक ये बैरियर है, दूसरा बेटे ये बैरियर है। तो क्या ये जो गैप है इसके दरमियान में, क्या इन बैरियर्स के दरमियान में ये जो गैप है, क्या ये ऑलमोस्ट वेवलेंथ के इक्वल है? जी तो इस केस में बेटे परफेक्ट डाइफ्रैक्शन होएगी। परफेक्ट डाइफ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपके पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स इस तरह से बनेंगे, ठीक है। ठीक है। और अगर दूसरे नंबर पे सर वेवलेंथ आप लोगों के पास, अगर गैप्स जो हैं ग्रेटर देन वेवलेंथ है, तो याद रखना है बेंडिंग अराउंड कॉर्नर्स होएगी। सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्नर्स के अराउंड बेंडिंग होएगी। इसका मतलब ये है कि ये बेटे वेव फ्रंट्स हैं, एक ये बैरियर है, दूसरा ये बैरियर है। क्या अब ये जो गैप्स हैं इनके इन बिटवीन बहुत ज्यादा है? जी अगर इनके दरमियान में बेटे हमारे पास गैप्स बहुत ज्यादा हैं, तो जितना पोर्शन स्ट्रेट है दरमियान वाला, उतने केस में ये स्ट्रेट रहेंगे, बाकी एंड पॉइंट्स इनके इस तरह से आप लोगों ने बेंड करवा देने। ओके ठीक हो गया जी? सर ये जो गैप होगा दूसरी जो हम वेव्स बना ये रहे वाला गैप हाँ जी, ये वेरी करेगा कि अपनी मर्जी ये से जितना इक्वल होना चाहिए बेटे, इक्वल ओके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, ये जो बेंडिंग्स है ना, इन्हें हम लोग कहते हैं डाइफ्रैक्टेड पार्ट। डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है आप लोगों ने याद रखना है, ये बेटे फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन में होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स बढ़ाते जाओगे, डाइफ्रैक्शन कम होती जाएगी, मतलब बेंडिंग थोड़ी सी कम होती जाएगी। पहले अगर इतना बेंड हो रही है तो अब बेंडिंग थोड़ी सी कम हो गई, इतनी रह जाएगी, ठीक है। ओके ओके। तो ये बेटे पॉइंट्स आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं, और इसके साथ ये वाला अल्लाह चैप्टर हाफिज़। बेटा खत्म हो जाता है। ओके ओके सर जी, अल्लाह हाफिज। ओके बच्चों।